तो नेक्स्ट देखते हैं लेक्चर 24 पार्ट बी, जो कि टर्न ऑन टाइम है। ओके, इसके पहले हम टर्न ऑफ टाइम देख चुके हैं, टर्न ऑन टाइम है। तो टर्न जो ट्रांजिएंट इसको बोलेंगे, टर्न ऑन ट्रांजिएंट पढ़ते हैं, ठीक है। टर्न ऑन ट्रांजिएंट अकर्स मतलब डायोड इज स्विच फ्रॉम इट्स ऑफ स्टेट टू द ऑन स्टेट। मतलब पहली बात है ट्रांजिएंट कब आएगा, जब आप स्विचिंग करेंगे तो वो तभी आएगा। तो स्विच तो होगा ही होगा, ठीक है, स्विच फ्रॉम होगा। अब अगर हम ऑन से ऑफ में करेंगे तो वो टर्न ऑफ टाइम हो जाएगा, और अगर ऑफ से ऑन में कर रहे हैं, पहले वो ऑफ था और अब आपने उसको ऑन किया है, तो ये आपका टर्न ऑन टाइम होगा। उसके बाद द टर्न ऑन टाइम या फिर टर्न ऑन कैन बी अकम्प्लिश बाई अप्लाइंग अ फॉरवर्ड बायस करंट पल्स। तो एक फॉरवर्ड बायस करंट पल्स जैसे ही आप अप्लाई करोगे तभी आपको, और वो कब अप्लाई होगी, जैसे आपने स्विच को चेंज कर दिया और उसको फॉरवर्ड बायस से जोड़ दिया। मान लो पहले स्विच यहाँ पे था और आपने चेंज करके उसको ऐसे जोड़ दिया, एक रेजिस्टेंस है और एक आपका ये फॉरवर्ड बायस है, तो फॉरवर्ड इधर हो जाएगा, हाँ। तो ये पॉजिटिव और ये ऊपर जाके आपके पी साइड से जुड़ गया, ये पी साइड है, ये एन साइड है, तो ये पी साइड से आपका प्लस जुड़ गया, ये आपका हो गया। तो जैसे आप इसको इससे जोड़ दोगे, ये प्लस आपका कुछ भी वोल्टेज होगा, वी एफ वोल्टेज होगा, वी फॉरवर्ड, तो ये प्लस से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे अब जो डायोड के अंदर जा रही है करंट पल्स, वो पल्स करंट पल्स कौन सी है, वो फॉरवर्ड बायस करंट पल्स है। तो जैसे वो जाएगी तब आपका टर्न ऑन अकम्प्लिश हो जाएगा। फिर उसके बाद द फर्स्ट स्टेज ऑफ द टर्न ऑन अकर्स वेरी क्विकली। जो पहला स्टेज होता है टर्न ऑन का, वो बहुत जल्दी होता है। एंड इज द लेंथ ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड टू नैरो द स्पेस चार्ज विद फ्रॉम रिवर्स बायस वैल्यू टू थर्मल इक्विलिब्रियम वैल्यू। इसका क्या मतलब है कि आपका जो स्पेस चार्ज विद मतलब स्पेस चार्ज रीजन की तो विद है, उसको अब आपको उल्टा करना है, उसको रिवर्स विद जो बायस वैल्यू की विद थी, मतलब ज़्यादा वाली विद से आप उसको कम करना है, ठीक है। जैसे ये आपकी स्पेस चार्ज विद है, ये पूरी इतनी है, अब आपको उसको अपने डिप्लीशन रीजन को और छोटा कर देना है, क्योंकि आप उसको फॉरवर्ड बायस में कर रहे थे। तो पहले आपने उसको एक्सपेंड कर दिया कम से ज़्यादा पे, अब आप उसको वापस से छोटा करोगे। ओके, तो ये चीज़ हो रही है पूरी तो असल में फर्स्ट स्टेज क्या है, फर्स्ट स्टेज इसी की पूरी टाइम लेने की स्टेज है कि कितने टाइम में आपका जो रिवर्स बायस वैल्यू थी स्पेस चार्ज विद की, वो घट के थर्मल इक्विलिब्रियम वैल्यू पे आ जाए। मतलब आपका स्पेस चार्ज रीजन जो है, या फिर इसको डिप्लीशन रीजन भी बोलते हैं या फिर ट्रांजिशन रीजन भी बोलते हैं, वो घट के आपका पतला हो जाए। ओके, तो ये कम होके आपका ये इतना रह जाए, इसी को क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम वैल्यू। ठीक है, किसकी वैल्यू, स्पेस चार्ज विद की थर्मल इक्विलिब्रियम वैल्यू है ये। ओके, तो फर्स्ट स्टेज पूरा इसी में होती है। उसके बाद आता है कि ड्यूरिंग दिस टाइम आयनाइज्ड डोनर एंड एक्सेप्टर्स आर न्यूट्रलाइज एट द स्पेस चार्ज विद नैरोज। इसका मतलब क्या है, जब आपके ये बढ़ गए थे, जैसे यहाँ पे ये नेगेटिव आयंस हैं, ओके, इस तरीके से नेगेटिव आयंस हैं, क्योंकि ये पी साइड है इधर, ये न्यूट्रल बल्क पी रीजन है इधर, इसी तरीके से इधर पॉजिटिव है। तो वो इस स्टेटमेंट को, उसके कहने का क्या मतलब है कि ये एन साइड है, ये पूरा आपका ये ऐसा है। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि जो आपके ये आयंस बन चुके थे, कौन से, एक्सेप्टर और डोनर आयंस, तो अब ये वापस से आपके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, आर न्यूट्रलाइज एज द स्पेस चार्ज विद नैरोज, क्योंकि स्पेस चार्ज विद को आपको पतला करना है। इसका मतलब है कि जैसे ये नेगेटिव है, इसमें एक होल आके बैठ गया और ये आपका चला गया किसी काम को, इसमें एक होल आ गया। ये पॉजिटिव है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया बाद वाले में, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया लास्ट वाले में, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया इस वाले में, इसी तरीके से इसमें। तो ये आपके जो चार्ज हैं ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, ये जो आपके डोनर और एक्सेप्टर चार्ज हैं न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। आखिरी में मान लो एक लाइन के चार्ज बचे, तो आपका जो डिप्लीशन रीजन विद हो गई, वो कितनी बची, केवल इतनी बची। समझ रहे हो लॉजिक, वो केवल इतनी बची। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि ड्यूरिंग दिस टाइम आयनाइज्ड डोनर्स एंड एक्सेप्टर्स आर न्यूट्रलाइज एज द स्पेस चार्ज विद नैरो। जो स्पेस चार्ज विद की जो आपकी विद है स्पेस चार्ज रीजन की, वो नैरो होगी। इसका मतलब ये चार्जेस आपके न्यूट्रलाइज होंगे। ये तो पहली स्टेज पूरी थी। उसके बाद दूसरी स्टेज, सेकेंड स्टेज ऑफ द टर्न ऑन प्रोसेस इज द टाइम रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश माइनॉरिटी कैरियर डिस्ट्रीब्यूशन। और जो माइनॉरिटी कैरियर डिस्ट्रीब्यूशन को हमने ख़त्म कर दिया था, मतलब आपका ग्राफ ही होता था, बार बार वही ग्राफ आता है, तो आपका ये जो ऐसे हो जा रहा था, ये ऐसे हो जा रहा था, ये ऐसे हो जा रहा था, ये बराबर हो जा रहा था। तो फिर से हमें अपने जो माइनॉरिटी कैरियर हैं उनकी जो रिकॉम्बिनेशन रेट है उसको फिर से बनाना है। तो उसको कुछ इस तरीके का दोबारा से बनाना है। तो जो वहाँ पे था वही यहाँ पे है। तो जो हमने इसको घटा दिया था, कम कर दिया था, जो कि ऐसा कर दिया था इस तरीके से, इसको वापस से हमें इस तरीके से बनाना है। इसको मैं इससे येलो से बना रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से फिर से बनाना है। तो सेकेंड स्टेज इसी को करती है फॉलो। सेकेंड स्टेज ऑफ टर्न ऑन प्रोसेस इज द टाइम रिक्वायर्ड टू इस्टेब्लिश माइनॉरिटी कैरियर डिस्ट्रीब्यूशन। तो माइनॉरिटी कैरियर का डिस्ट्रीब्यूशन फिर से इस्टेब्लिश करने में जो टाइम लगता है वो सेकेंड स्टेज का टाइम होता है। ओके, ड्यूरिंग दिस टाइम द वोल्टेज अक्रॉस द जंक्शन इज इंक्रीजिंग टुवर्ड्स इज स्टेडी स्टेट वैल्यू। और इस
उसमें इस वाले फेज़ में, मतलब सेकेंड फेज़ में जो वोल्टेज है किसके क्रॉस, जंक्शन के अक्रॉस, वो फिर से अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू को अचीव कर रहा है। ओके, धीरे धीरे, मतलब आखिरी में तो आपका स्टेडी स्टेट वैल्यू पे ही आके चीज़ रुकेगी। तो ये चीज़ है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी सेम लॉजिक है कि जो टी ऑन टाइम है वो भी दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो फर्स्ट स्टेज हो गया आपका टी डिले टाइम, और दूसरा स्टेज हो गया आपका टी राइज टाइम। टी डिले टाइम क्या है, जब आपकी किसको, डिप्लीशन रीजन को हमें पतला करना है, ओके, विद उसकी थिन करनी है, कम करके लानी है। और टी राइज टाइम क्या है, जब आपको फिर से इस वाले ग्राफ में आपको ये वाला ग्राफ इस्टेब्लिश करना है। ये आपके माइनॉरिटी कैरियर्स जो है उनका इस तरीके से ग्राफ होना चाहिए, माइनॉरिटी कैरियर का फिर से डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो ये ए पार्ट और ये बी पार्ट दोनों में क्या हो रहा है वो मैंने बताया। तो ये टी ऑन टाइम इन दोनों के इक्वल है डिले टाइम और राइज टाइम। जैसे वहाँ पे क्या था आपका स्टोरेज टाइम और रिवर्स रिकवरी टाइम। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्चुअल में टी ऑफ टाइम जो होता है वो ज़्यादा होता है टी ऑन टाइम से। बस एक लॉजिक की बात है कि ज़्यादा होता है, ठीक है, फैक्ट की बात है। प्रैक्टिकली टी ऑफ इज़ ग्रेटर देन टी ऑन। तो टी ऑफ को कैसे हम घटा सकते हैं, ये हमें पता है कि अगर हम टी एस को घटा देंगे, स्टोरेज टाइम को घटा देंगे, तो आपका टी ऑफ घट जाएगा। और स्टोरेज टाइम कैसे घटेगा आपका, सही का आपने रिकॉम्बिनेशन को घटा के, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन को जल्दी करके, फास्ट रिकॉम्बिनेशन करके आप स्टोरेज टाइम को कम कर सकते हो। एंड टी एस कैन बी रिड्यूस बाई इंक्रीजिंग रिकॉम्बिनेशन रेट, ठीक है, ये लॉजिक हम पहले ही देख चुके हैं। उसके बाद अब ये तो हमने कहा कि ठीक है, रिकॉम्बिनेशन रेट को जल्दी करके आप स्टोरेज टाइम को घटा दो और टोटल टर्न ऑफ टाइम को घटा दो। बट आप करोगे कैसे, तो रिकॉम्बिनेशन रेट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, गोल्ड की मदद से। अगर आप थोड़ा सा गोल्ड एज ए इम्प्योरिटी मिला दो, ओके, अपने पीएन सेमीकंडक्टर में, या सिलिकॉन भी मिला दो, तो इन दोनों के मिलाने से आपका ये जो रिकॉम्बिनेशन रेट है ये फास्ट हो जाएगा, टीएस आपका कम हो जाएगा और ओवरऑल ट्री ऑफ टाइम भी आपका कम हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं स्विचिंग डायोड। ये पूरा लॉजिक तो यहीं पे ख़त्म हो गया। अब ये जो हमने सीखा है ये क्या है, एक्चुअल में स्विचिंग डायोड इसी से बनता है। हमने स्विचिंग ही सीखी है कि ऑफ से ऑन में और ऑन से ऑफ में, ठीक है, कैसे स्विचिंग होती है। अब स्विचिंग डायोड पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वी कैन इम्प्रूव द स्विचिंग स्पीड ऑफ अ डायोड बाई एडिंग एफिशिएंट रिकॉम्बिनेशन सेंटर्स टू द बल्क मटेरियल। मतलब हम उसमें अगर एफिशिएंट रिकॉम्बिनेशन सेंटर जोड़ दें, मतलब जहाँ पे सही से जल्दी से अच्छे तरीके से रिकॉम्बिनेशन हो जाए, तो उससे क्या हुआ कि हम स्विचिंग स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो फॉर सिलिकॉन डायोड्स, अगर आप सिलिकॉन डायोड्स का यूज़ कर रहे हैं तो आप गोल्ड को करें, ठीक है। अच्छा, एक्चुअल में क्या है ना कि यहाँ पे ये एंड की जगह गोल्ड इन सिलिकॉन होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि सिलिकॉन के डायोड है, उसी में आपने प्योर एंड अलग अलग डोपिंग करी है। तो सिलिकॉन टाइप के डायोड में आप गोल्ड की डोपिंग कर दो, इम्प्योरिटी मिला दो, तो रिकॉम्बिनेशन टाइम आपको फास्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर सिलिकॉन डायोड्स गोल्ड इज यूजफुल फॉर दिस पर्पस। उसके बाद कह रहा है कि व्हेन गोल्ड इज एडेड इन सिलिकॉन देन रिकॉम्बिनेशन सेंटर्स विल अपीयर इन फॉरबिडन बैंड। तो गोल्ड के मिलाने से क्या होता है कि जो रिकॉम्बिनेशन सेंटर्स होते हैं वो आपको फॉरबिडन बैंड में ही आपको मिल जाते हैं। एक्चुअल में रिकॉम्बिनेशन आपका कहाँ होगा, अब ये भी समझ लो। आपका एक्चुअल में रिकॉम्बिनेशन ये आपका ईसी है और ये ईवी है, तो रिकॉम्बिनेशन या तो इधर होगा, मतलब यहाँ होल्स आपको प्रोवाइडेड हो जाए किसी तरीके से, तो इलेक्ट्रॉन इनसे रिकम्बाइन कर जाएं, या फिर यहाँ होल्स हैं बहुत सारे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाए तो यहाँ रिकॉम्बिनेशन हो जाए। बट क्या करता है, गोल्ड को ऐड करने से आपकी रिकॉम्बिनेशन लेवल्स यहाँ पे सेट हो जाती हैं, जैसे ये अब आपका यहाँ पे भी रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन और फास्ट हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उतर के आ जाए और यहाँ से आपका ये ऊपर चला जाए होल। तो जैसे इस लेवल पे आपका यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गए, AHP जनरेट हो गए। तो आपका फॉरबिडन बैंड ये क्या है, बीच का हिस्सा ये क्या है, फॉरबिडन बैंड है। तो फॉरबिडन बैंड में ही आपका रिकॉम्बिनेशन करवा देगा, कौन करवा देगा, गोल्ड करवा देगा, विच विल इंक्रीज द डायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन रेट, जो कि इनडायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन रेट को बढ़ा देगा। उसके बाद कह रहा है इंक्रीज इन रिकॉम्बिनेशन रेट हेल्प्स इन मेकिंग इंजेक्टेड चार्ज कैरियर जीरो रैपिडली। तो आपका रिकॉम्बिनेशन रेट बढ़ जाएगा तो इंजेक्टेड चार्ज कैरियर जो आपके हैं, जो इंजेक्टेड एक्सेस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, वो जल्दी से जीरो हो जाएंगे रैपिडली, एंड दस स्टोरेज टाइम आपका कम हो जाएगा और आपका ओवरऑल रिवर्स रिकवरी टाइम भी कम हो जाएगा और आपका ओवरऑल टी ऑफ टाइम घट जाएगा। तो स्विचिंग आपकी जल्दी हो जाएगी। उसके बाद ये तो एक अप्रोच की बात हुई। दूसरी अप्रोच क्या कहती है, सेकंड अप्रोच टू इम्प्रूविंग द डायोड इज टू इम्प्रूविंग द डायोड स्विचिंग टाइम इज टू मेक द लाइटली डोप न्यूट्रल रीजन। दूसरा अप्रोच क्या है कि जो आपका न्यूट्रल रीजन है, जो न्यूट्रल बल्क रीजन होते हैं, उसको लाइटली डोप्ड आप रखो, अगर उसमें डोपिंग कम रखो। डोपिंग कम करने से क्या होगा, लेस नंबर ऑफ चार्ज कैरियर होंगे, ठीक है, चाहे मेजोरिटी हो चाहे मिनोरिटी, कम होंगे, और जितने कम चार्ज कैरियर होंगे उतनी ही कम रिकॉम्बिनेशन होने की ज़रूरत पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, लॉजिक है। अगर आपने पहले 100 लिए और 100 में 100 आपने इलेक्ट्रॉन लिए
और बाहर से 50 अगर आप होल्स को अवेलेबल करा रहे हो तो 50 इलेक्ट्रॉन 50 होल के संग रिकम्बाइन होंगे। अब आपने सब कुछ लेस कर दिया, आपके इलेक्ट्रॉन मान लो 80 हैं और बाहर से आप केवल 30 ही होल को भेज रहे हो, तो फिर 30 ही रिकम्बाइन होंगे। तो ये वही बात होगी कि पहले 100 हैं, अपने बाहर से 50 भेजे तो पूरे 50 का रिकम्बिनेशन होगा। तो उसमें 50 का रिकम्बिनेशन होने में जितना टाइम लगेगा वो टाइम लग रहा है स्टोरेज टाइम। अब आपने 80 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिए और बाहर से 30 होल्स को मंगवाया, तो अब केवल 30 ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे, और 30 इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे तो आपका टाइम और जल्दी हो जाएगा। तो दूसरा ये तरीका है कि लाइटली डोप्ड न्यूट्रल रीजन्स शॉर्टर देन माइनॉरिटी कैरियर डिफ्यूजन लेंथ। ओके, और ये कितना कम होना चाहिए? कम, इससे भी कम होना चाहिए। माइनॉरिटी कैरियर डिफ्यूजन लेंथ जो होती है उससे कम होना चाहिए। दिस इज़ द नैरो बेस डायोड, इसी को हम नैरो बेस डायोड कहते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है कि दिस इज़ द नैरो बेस डायोड। नैरो बेस डायोड में एक्चुअल में लॉजिक क्या है कि आपका लाइटली डोप्ड न्यूट्रल रीजन होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि इन दिस केस द स्टोर्ड चार्ज फॉर फॉरवर्ड कंडक्शन इज़ वेरी स्मॉल। इसके अंदर जो स्टोर्ड चार्ज होता है वही वाला लॉजिक जो मैंने बताया कि आपके अब इतनों को ही आपका रिकम्बाइन कराना है 80-30 को। ओके, मतलब बाहर से जितने होल आएंगे उतने ही तो इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन करेंगे, 50 इलेक्ट्रॉन तो फिर भी बच जाएंगे, तो उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें केवल रिकॉम्बिनेशन कराना है। तो अगर आपने 80 कर दिया और बाहर से 30 होल्स को भेजा तो आपको केवल 30 चीज़ों को रिकम्बाइन कराना है, मतलब 30 इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाने हैं। और इस केस में आपको, इस वाले केस में 50 इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाने थे, 50 EHPs बनाने थे। तो ये लॉजिक की बात यहाँ पे है। तो आपका ओवरऑल जो स्टोर्ड चार्ज है, ठीक है, वो कम हो जाएंगे। ओके, उसके बाद सिंस मोस्ट ऑफ द इंजेक्टेड कैरियर्स डिफ्यूज थ्रू द लाइटली डोप्ड रीजन टू द एंड कॉन्टैक्ट, मतलब आपका जो इंजेक्टेड चार्ज कैरियर है, मतलब ये कहना चाह रहा है इस वाले ग्राफ में, देखो ये जगह है एंड कॉन्टैक्ट, इसी को बोला है एंड कॉन्टैक्ट, मतलब जो बिल्कुल आखिरी आपका विद है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो आपका यहाँ से जैसे होता है ना कि रिकॉम्बिनेशन ऐसे कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। अब ये जो आपका अगर लाइटली डोप्ड हो गया तो रिकॉम्बिनेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। आपका रिकॉम्बिनेशन जो होगा वो इस तरीके से ऐसे चला जाएगा या इस तरीके से चला जाएगा, तो रिकॉम्बिनेशन फास्ट हो जाएगा। तो ये यही चीज़ कह रहा है कि डिफ्यूज थ्रू द लाइटली डोप्ड, ठीक है, ज़्यादातर इंजेक्टेड कैरियर हैं वो डिफ्यूज़ हो रहे हैं कहाँ? लाइटली डोप्ड रीजन में टू एंड कॉन्टैक्ट, और वो लाइटली डोप्ड रीजन है इसलिए वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन जल्दी हो जाएगा। ओके, व्हेन सच अ डायोड इज स्विच टू रिवर्स कंडक्शन वेरी लिटिल टाइम इज टेकन या इज़ रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट द स्टोर चार्ज इन द नैरो बैंड रीजन। मतलब एक्चुअल में क्या करना है हमें, जैसे ये PN जंक्शन है, ओके, तो यहाँ पे ये जो न्यूट्रल रीजन है NOP, तो इस रीजन में हमें रिकॉम्बिनेशन कराना है। एक्चुअल में हमें ये, इसका क्या मतलब है कि टू एलिमिनेट द स्टोर्ड चार्ज, यहाँ पे कुछ चार्ज स्टोर्ड है और हमें उसको एलिमिनेट करना है। और भाई उसको एलिमिनेट करेंगे कैसे? इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जनरेट करा के। तो बाई जनरेटिंग इलेक्ट्रॉन होल पेयर, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर को जनरेट करा के इस रीजन में अगर कोई चीज़ है उसको एलिमिनेट कर देंगे हम, ओके, तो हमारा यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन पूरा हो जाएगा, स्टोरेज टाइम कम हो जाएगा, टोटल टर्न ऑफ टाइम कम हो जाएगा। तो वो रिकॉम्बिनेशन हमें वो स्टोरेज चार्ज एलिमिनेट करने, वो एलिमिनेट करने के लिए अगर आप ये कंडीशन दे रहे हो कि पहले से स्टोरेज चार्ज ही कम है, समझ रहे हैं कि पहले से जो नंबर ऑफ स्टोर चार्ज हैं वो ही कम है, तो फिर आपका कम ही हमें स्टोर चार्ज को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल मिला के यही लॉजिक है। उसके बाद PN डायोड के एप्लीकेशंस आपके कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो जाते हैं? तो PN डायोड का आपका एप्लीकेशन, ऑर्डिनरी PN जंक्शन डायोड कैन बी यूज इन द फॉलोइंग एप्लीकेशन। आपका स्विच की तरह यूज़ होता है, ये तो सबको पता है डिजिटल सर्किट्स में। ओके, एज अ रेक्टिफायर की तरह भी यूज़ होता है आपका डायोड, रेक्टिफायर के सर्किट में यूज़ होता है, DC पावर सप्लाई, क्लिपर, क्लैम्पर, वोल्टेज मल्टीप्लायर, डिमोडुलेशन सर्किट्स, ठीक है। ये तो कम्युनिकेशन का पार्ट हो गया, और ये सारा हम कहाँ पढ़ेंगे? एनालॉग के अंदर पढ़ लेंगे, तो इसमें पूरा होता है। तो यहाँ पे लेक्चर 24 पार्ट B भी, मतलब बेसिक EDC यहाँ पे पूरा एंड होता है। उसके बाद स्पेशल डायोड्स का है कुछ लेक्चर, और उसके बाद फिर आपका BJT और MOSFET आ ही जाएगा। तो नेक्स्ट 25 है आपका स्पेशल डायोड्स पे है, जिसमें सबसे पहले अभी हम ब्रेकडाउन वोल्टेज और मतलब जीनो डायोड ही पढ़ेंगे। ओके, तो 25 में इससे स्टार्ट करेंगे।